दूधिया पांव और रात की स्याही। वो एक सुहानी शाम थी और तब तक सुहानी थी जब मैं लवी के साथ सी पार्वफ रोड पर चिड़ियाघर घूमने के बाद अपने फ्लैट पर पहुंचा था। मैं अभी अपने जूतों की फीते खोल ही रहा था कि कॉल बेल की कर्कश आवाज ने उस सरगम की मिठास को कसैला कर दिया था जो मैं अभी कुछ देर पहले लवी से सुनकर आया था। दरवाजे पर बज रही घंटी की फ्रीक्वेंसी से मैंने बेहयाई के साथ एक पांव से निकाला हुआ जूता हाथ में पकड़े हुए डोर खोला। अरे वाह, एक बार मिसिज अंजलि ने जूती से शराब क्या पिलाई। साहब के हाथ में हर वक्त जूती या जूता रहने लगा। दरवाजे पर खड़ी संजू ने मेरे हाथ की ओर इशारा करके अपने साथ खड़ी बंटी से कहा और फिर वो दोनों ही मुझे थोड़ा धकेलते हुए अंदर आ गई। अंदर आते ही संजू ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, बंटी, इसे सबसे पहले मैंने हासिल किया था, इसलिए जब ये मिसिज अंजलि के साथ रात बिता रहा था तो मेरे दिल में एक अजब सी खसक हो रही थी। संजू, तुम शायद नहीं जानती, तुम पहली लड़की थी जिसके मैं करीब आया था और सच कहूं तो मैं तुम्हें चाहने लगा था। मेरी बात सुनकर बंटी, जिसने दरवाजा बंद करके सिटकिनी लगा दी थी, वो हंस पड़ी और उसके साथ संजू भी हंस पड़ी। वो दोनों हंसते हुए सोफे पर बैठ गईं। फिर अपनी हंसी को काबू में करते हुए बंटी बोली, प्यार? अगर तुम्हें संजू से प्यार हो गया था तो फिर तुम एक ही झटके में मेरे बेड पार्टनर कैसे बन गए थे? वो उस दिन संजू का ना मिलना और फिर तुमने भी तो मुझे वो ब्लू फिल्म दिखाकर उकसाया था। ओह मिस्टर चोरी और सीना चोरी। बंटी खड़े होते हुए बोली, प्यार करने वाले उकसाने से इतनी जल्दी बहक नहीं जाया करते। फिर संजू की तरफ देखकर, क्यों संजू, उस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते हुए उसने संजू की ओर देखकर अपनी बाईं आंख दबाई। छोड़ो पुरानी बातें बंटी, अब उन बातों से क्या मतलब। फिर संजू खड़ी होकर मेरे गाल पर चुंबन लेते हुए बोली, मैं तो इसके साथ बहकना चाहती हूं अभी, पर क्या करूं, इसे मिसेज अंजलि ने पसंद कर लिया है और इसे भी तो उनकी जूती से शराब पीना पसंद है। संजू मेरे होठों को अपनी उंगली के बढ़े हुए नाखूनों से खरोच रही थी। गलतफहमी है तुम्हारी, मैंने संजू को अपने से परे धकेलते हुए कहा। अब मैं हरगिज मिसेज अंजलि के पास नहीं जाऊंगा। वो रात गई बात गई। हमने भी पहले ऐसे बहुत नखरे किए थे, पर मिसिज रंजना कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उनके चक्रव्यूह में फंसकर निकलना नामुमकिन है। बंटी ने वहीं सोफे पर बैठे बैठे कहा, मतलब तुम लोगों को भी मेरी तरफ फंसाया गया है? सोचो, अगर हम चाहे तो इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। मैंने बंटी को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। मेरी बात सुनकर बंटी और संजू खामोश हो गई और फिर वे दोनों खामोशी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। बंटी ने दरवाजे की सिटकिनी खोली और संजू ने मेरी ओर देखकर कहा, आज रात 10 बजे बंटी के फ्लैट पर आ जाना, मिसिज अंजलि आ रही हैं, वरना मिसिज रंजना। संजू ने वाक्य को अधूरा छोड़कर बंटी के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं पीछे से चिल्लाया, बंटी, संजू, सुनो तो। पर मेरी इस पुकार का जवाब बंटी और संजू की जगह संजू द्वारा बंद किए गए दरवाजे की आवाज ने दिया। मिसिज अंजलि ने अपनी जूती में शराब उड़ेलकर मेरी ओर बढ़ाया। मैंने मिसिज अंजलि के हाथ में शराब से भरी जूती को हिकारत भरी नजरों से देखकर भी कुछ न कर सका। कौन जाति के हो? मिसिज अंजलि ने मुझसे पूछा। गौतम, मैंने जवाब दिया। गौतम? गौतम क्या? मेरा सरनेम है गौतम। मैंने सरनेम नहीं, जाति पूछी है। चमार। ओह, इतनी छोटी जाति। जानते हो, इतनी छोटी जाति वालों को हम अपने साथ बैठने नहीं दिया करते और इतनी छोटी जाति वालों के नीचे लेट सकती हो। शट अप। मेरी बात की चुभन से तड़प कर मिसिज अंजलि ने दहाड़ा। लो, इसे पीकर अपना मूड बनाओ। उन्होंने मेरी ओर अपनी जूती बढ़ाई। अब जो मूड बनाना है तो इसे अपने हाथों से ही पिला दीजिए। मैं जानता था मेरे पास मिसिज अंजलि की बात ना मानने का कोई विकल्प नहीं था। अब तक मैं ये भी जान चुका था कि मिसिज रंजना के पास बंटी और संजू की तरह ही मिसिज अंजलि के साथ मेरे अतरंग पलों की भी मूवी जरूर होगी। मेरी बात सुनकर मिसिज अंजलि ने मेरे मुंह में अपनी जूती की शराब उड़ेल दी। मिसिज अंजलि के पांव के पसीने की गंध के साथ शराब मेरे हलक को पार कर चुकी थी और मैं मिसिज अंजलि को फूल की तरह उठाकर उस बेड पर ले आया जहां कई बार मैं बंटी के साथ हम बिस्तर हो चुका था। उस रात उत्तेजना के चरम पर मैंने मिसिज अंजलि से पूछा, कैसा लग रहा है मेम साहब? तो उन्होंने मेरी पीठ पर अपने नाखून के निशान छोड़ते हुए कहा, वेरी नाइस। और फिर उस वेरी नाइस ने मेरी इतनी मदद की कि मिसिज अंजलि ने मिसिज रंजना से कहकर मुझे अपने लिए रिजर्व करा लिया। वरना संजू और बंटी से मुझे पता चला था कि मिसिज रंजना मुझे जल्द ही और भी कई खूबसूरत औरतों के हवाले करेंगी। मिसिज अंजलि की तरह ही
बंटी और संजू भी कभी कभी मेरे साथ बिस्तर पर आ लेटती और मैं एक मशीन की तरह उनकी बात मानता रहा। मिसिस अंजलि ने अब तक न जाने कितनी बार अपनी जूती से मुझे शराब पिला चुकी थी। मेरे दिमाग में अब उनके दूधिया पाव के पसीने की गंध रच बस चुकी थी। बंटी संजू के मखमली जिस्म और मिसिस अंजलि के दूधिया पाव की चमक के बाद भी मेरे दिन मुझे स्याहे लगते और मैं दिन पर दिन इन स्याह दिनों के अभिशाप को चुपचाप झेलता रहता। ऐसे ही एक दिन जब संजू तन्हाई में मुझसे मिलकर जाने लगी तो ठीक उसी वक्त लवी मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गई। मतलब संजू बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी और लवी कमरे के अंदर आ गई। अंदर आते ही लवी ने बैग से एक टिफिन बॉक्स निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, कुणाल आपके लिए खाना लाई हूँ, अभी खा लो, गर्म है। पर मैंने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया, बल्कि उसे देखता रहा और सोचता रहा कि लवी की जगह कोई और लड़की होती तो यूं अपने प्रेयस के कमरे में किसी गैर लड़की को देखकर क्या कहर बरपाती। आखिर किस मिट्टी की बनी है मेरी प्रियसी लवी, जो संजू को मेरे साथ देखकर भी उफ नहीं कर रही है। खाना रेस्तरां से नहीं, घर से लाए हैं, अम्मी का बनाया हुआ, उसे खाइए और यूं मेरे सामने बुत बनकर मत खड़े रहिए। लवी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेबल के पास चेयर पर बिठा दिया और लंच बॉक्स खोलकर प्लेट में खाना सर्व किया। तुम नहीं खाओगी? मैंने लवी की ओर देखा। मैं खा कर आई हूँ और फिर इस लंच बॉक्स में एक लोग का ही खाना आता है। मैंने खाना शुरू किया क्योंकि लवी की बात को नकार भी नहीं सकता था। सच तो ये है कि मैं उसकी हर बात को मानना चाहता था। खाना खाते हुए मैंने देखा लवी कमरे की अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित कर रही है। मैंने धीरे से कहा, लवी। हाँ बोलो। वो मेरी किताबें अलमारी में रखते हुए बोली, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, आपको हक है। तुम संजू को देखकर भी इतनी शांत कैसे हो? संजू भी लड़की ही तो है, कोई परेशानी नहीं जो मैं अशांत हो जाऊं। फिर भी क्या कुणाल? लवी अब मेरे पास एक कुर्सी खींचकर बैठ चुकी थी। फिर वो अपने नर्म हाथों से मुझे पुलाव का निवाला मेरे मुंह में रखते हुए बोली, जानना चाहते हो मैं इतना शांत कैसे हूँ? मेरे होठ खामोश रहे पर मेरी आंखें कह उठी थी, हाँ। जानते हो कुणाल, जब आप किसी गैर के साथ होते हैं तो मैं अपने ख्यालों में उसका रूप धर लेती हूँ। मैं खुद को वही बना लेती हूँ जिसके साथ आप होते हैं। और फिर कुणाल जानते हैं, मैं वो महसूस करती हूँ जो आप उस वक्त उसके साथ कर रहे होते हैं। लवी। उसकी बात सुनकर मेरे होठों से सिसकारी निकली और उसी वक्त लवी ने अपने हाथों से मेरा सिर अपने सीने में छिपा लिया। पर लवी, जब मैं किसी गैर के साथ होता हूँ तो धिक्कारता हूँ खुद को, कोसता हूँ अपने आप को। कहते हुए मैंने अपने आप को लवी के स्तनों में छुपाने की कोशिश की। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? लवी ने तड़प कर अपनी हथेलियों में मेरे चेहरे को भरकर आंखों में आंसू लाते हुए कहा। अपने हाथों की उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, लवी मेरी प्रियतमा, जब किसी गैर के साथ होता हूँ तो मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ छल कर रहा हूँ, फरेब कर रहा हूँ। ना मेरे महबूब, ये गलत फहमी है आपकी। आप ऐसा हरगिज ना सोचे। तो मैं क्या करूँ लवी? अब तुम ही कह दो, क्या आप भी वही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ? क्या लवी, यही कि आप किसी गैर के साथ नहीं मेरे साथ ताल्लुक बना रहे हैं? लवी। हाँ कुणाल, और जानते हैं अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा और आप एक दिन इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। पर वो दिन कब आएगा लवी? आएगा, जल्द आएगा कुणाल। और जानते हो जब वो दिन आएगा तो मैं आपको एक तोहफा दूंगी। कैसा तोहफा? जब दूंगी तब देख लेना। कहकर लवी कुर्सी से उठी और चल दी। मुझे अभी जानना है। मैं भी उठकर उसके पास आ गया। कहा ना, जब दूंगी तब जान लेना। नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओफो, ठीक है। उस दिन मैं और आप, यानी हम दोनों, आभासी नहीं वास्तविक ताल्लुक बनाएंगे। कहकर लवी ने अपना चेहरा अपने हथेलियों में छुपा लिया और उसकी हथेलियों के ऊपर मैंने अपने होठों के पास अपने होठों से एक हल्का सा चुंबन ले लिया। इसके साथ ही मेरे जिस्म में लवी के जिस्म का नमक घुल गया। मेरे हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द थे और उसके हाथ मेरे गले में हार की तरह। पर हमारे थरथराते कांपते जिस्म बहक पाते उससे पहले ही लवी ने मुझे अपने से परे करते हुए एक प्रेम गीत गाकर कहा, ये कली फूल बनकर जब तलक खिले इंतजार करो, पर उस कली के फूल बनने तक मुझसे इंतजार नहीं होगा। अच्छा साहब, ठीक है, तो आप इंतजार के साथ तब तक मेरी अम्मी का बनाया हुआ पुलाव खाइए। लवी अपने कोमल उंगलियों से मेरे सिर के बाल बेतरतीब करते हुए बोली और फिर मेरी ओर देखकर भालू कहकर हंस पड़ी। उसे हंसता देख मैं भी हंस पड़ा। हम दोनों हंसते रहे न जाने कितनी देर तक, ये भूलकर कि हम कितनी बुरी तरह से एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं।
लवी भले ही मुझे संजू के साथ देखकर शांत थी, शायद मेरी मोहब्बत ने उसके दिल को बहुत बड़ा बना दिया था, पर लवी को मेरे पास आते देखकर संजू के दिल पर सांप लौट गया था। वेटर को 2 कप कॉफी लाने को कहकर संजू वापस खामोश हो गई। उसने मुझे हजरतगंज के इंडिया कॉफी हाउस में मिलने को बुलाया था। जब मैं कॉलेज से वहां पहुंचा तो संजू मुझे कॉफी हाउस के बाहर किसी मैगजीन के पन्ने उलटते हुए मिली। सफेद जीन्स, ब्लू टी शर्ट, पाँव में स्पोर्ट्स शूज और खुले बालों में सिर के ऊपर काला चश्मा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर अब उसकी खूबसूरती मेरे लिए कोई सरोकार नहीं रखती थी। उसकी सुंदरता के मेरे लिए अब कोई मायने नहीं थे। संजू, मेरे आवाज देने पर वो अपने हाथ की मैगजीन को दाएं कंधे पर लटक रहे एयर बैग की जिप खोलकर उसमें डाल दिया और फिर बिना कुछ कहे कॉफी हाउस के अंदर आकर बैठ गई। उसके पीछे चलते हुए मैं भी उसके सामने आकर बैठ गया। वेटर को 2 कप कॉफी का ऑर्डर देने के अलावा संजू कुछ ना बोली। मैं भी खामोश था और मेरी खामोशी का सबब यह था कि जब मुझे संजू ने मिलने को बुलाया तो फिर बात का आगाज भी उसी को करना चाहिए। कॉफी आने तक हमारे बीच मुकम्मल खामोशी रही। कॉफी का पहला घूंट भरकर संजू ने मेरी कॉफी की ओर अपने दाएं हाथ से इशारा करके कहा, कुणाल, कॉफी पी लीजिए, यहाँ लखनऊ की सबसे अच्छी कॉफी मिलती है। आपने शायद मुझसे कोई बात करने के लिए बुलाया था। मैंने कॉफी का मग उठाते हुए कहा, कुणाल, अगर तुमने बेवफाई ना की होती तो शायद आज हम लव कपल होते। बेवफाई? लव कपल जैसी बातें तुम्हारे होठों पर बेमानी है, मिस संजना सचान। मैंने जलती आंखों से उसकी आंखों में देखकर कहा, चलो मान लेते कुणाल, मेरे होठों से प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती, पर तुमने कौन सा प्यार का नाम बहुत ऊंचा किया है? संजू, अगर मैंने प्यार का नाम ऊंचा नहीं किया है तो मैं इस हमारे बीच लव कपल होने का दावा भी तो नहीं कर रहा हूँ। तुम दावा नहीं कर रहे क्योंकि तुम हमारे लव कपल होने का दावा नहीं कर सकते। संजू टेबल पर अपना हाथ रखकर मेरी ओर झुकते हुए बोली, पर लुबना से प्यार कर सकते हो। अपनी तुलना लुबना से मत करो संजू। मैं भी टेबल पर उसकी ओर थोड़ा झुक गया। क्यों? लुबना में क्या कोई सुरखाव के पंख लगे हैं? मेरी तरह वो भी फीमेल ही तो है। हाँ, वो फीमेल ही है और उसमें कोई सुरखाव के पंख भी नहीं लगे, पर तुम लोगों के जैसे कोई घटिया खेल नहीं खेलती, न ही लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछाती है। बल्कि वो तो छोड़ो संजू, तुम उसकी बात मत ही करो क्योंकि तुम उसकी बात करने के लायक भी नहीं हो। बल्कि वो तो क्या, कहो कुणाल, ऐसा कौन सा बड़ा काम करती है वो जो तुम उसके इतने कायल हुए जा रहे हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। वो घर से मिलने वाले जेब खर्च के पैसों को बचाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है। अपने रेस्तरां का खाना वो गरीबों को खिला देती है। वो और भी ऐसे कई काम करती है जिन्हें तुम समझ ना सकोगी, इसलिए तुम्हारे सामने उसका जिक्र ही मुझे फिजूल लगता है। संजू ने कॉफी का मग उठाया और एक लंबा घूंट भरकर उसे खाली करते हुए बोली, कुणाल, ये काम इतना महान तो नहीं जो उसकी तारीफ के इतने पुल बांधे जाए। तुम ठीक कह रही हो संजू, उन लोगों को ये काम महान नहीं लग सकते जो अय्याशी और जिस्म की भूख मिटाने के लिए कंडोम और प्रेगनेंसी रोकने वाली टैबलेट्स खरीदने के पैसे जाया करते हैं। मेरी बात सुनकर संजू ने शांत होकर मेरे चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी ये जान न सका कि इस वक्त वो क्या सोच रही है। कुणाल, तुम ये सब उस लुबना के लिए मुझसे कह रहे हो? ओके, आई विल सी हर सून, संजू ने कहा और भागती हुई कॉफी हाउस के बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे मैं भी बाहर आया। मैंने उसे आवाज दी लेकिन वो सड़क पार पहुंच चुकी थी। शायद उसने गाड़ियों के शोरगुल में सुना नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया। मैं उसे दोबारा पुकारता उससे पहले उसके पास एक कार आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर संजू की मम्मी थी। संजू डोर खोलकर कार में बैठ गई और कार दौड़ पड़ी। मैंने हाथ उठाकर कार की तरफ जो ही बढ़ा, 4 मजबूत हाथों ने मुझे दबोच लिया। 2 वेटर ने मुझे दबोचकर कॉफी हाउस के भीतर ले आए और मैनेजर के पास ले जाकर बोले, ये लड़का बिना बिल पे किए यहाँ से जा रहा था। मैं अपनी सफाई में कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैनेजर बोला, लड़की के सामने हीरो बनने के लिए उसे डेट पर तो ले आए, पर कॉफी का पैसा क्या तुम्हारा बाप भरने आएगा? मैंने कहा, सर आप बाप को बीच में मत लाइए, मैं कॉफी के पैसे दे दूंगा और मेरा बिना पैसे दिए यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। ओके, मैनेजर वेटर की ओर देखकर बोला, इसका बिल देकर पैसे ले लो, मेरे पास फालतू काम के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बिल पर मेरी नजर पड़ी तो लगा मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। मैं जानता था मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी मैंने अपनी सारी जेबें टटोल डाली। मैनेजर और वेटर मेरी ओर लगातार देखे जा रहे थे। मैंने धड़कते दिल से अपनी कलाई से वो घड़ी उतारी जो लवी ने मुझे कुछ दिन पहले गिफ्ट की थी और उसे काउंटर पर रखते हुए बोला, सर क्या इस घड़ी की कीमत इस बिल के बराबर होगी? घड़ी को काउंटर के ड्रॉर में डालते हुए मैनेजर ने वेटर की ओर मुखातिब होकर कहा, जाने दो इसे और ध्यान रहे ये दोबारा यहाँ ना आने पाए।
मैं थके कदमों से कॉफी हाउस से बाहर निकला और फ्लैट की ओर चल दिया कि तभी एक कार के पहिए मेरे बगल में आकर चीखे। मैंने देखा कार मिसिस अंजलि चला रही थी। बैठ जाओ, वो अधिकार के साथ बोली। मैं उनका आदेश मानते हुए कार में आ गया। गियर डालते हुए वो बोली, कुणाल, मेरे दूधिया पांव तुम्हारे होठों को स्पर्श करने को तड़प रहे हैं। मैं चुप रहा। वो दोबारा बोली, अरे खुश हो जाओ, तुम इस साल वैलेंटाइन डे मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हो।